दोस्तों नमस्कार। आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। मैं हूं संभव जैन। मैं माफी चाहता हूं कि आपकी करंट अफेयर्स की क्लास जो मेरे चैनल पे आती है वो किन्हीं कारणों से नहीं आ पाई, क्योंकि हमारे पास जो कैमरा था, बोर्ड था, वो जिस दोस्त का था वो दोस्त हमें दगा देके सब सामान ले गया। तो हमने अब मंगवा लिया है। अब आपकी धुआंधार एकदम टकाटक लगातार क्लासेस आएंगी। और 21 अप्रैल से दोस्तों हमारी इकोनॉमिक्स की क्लासेस भी आपको देखने को मिलेंगी शाम 5 बजे से। जनवरी की करंट अफेयर्स चल रही थी, एक क्लास हो चुकी है। अब धुआंधार आपको याद होगा, बिना किसी टेंशन के आपको मस्ती लेते हुए, मौज लेते हुए याद करने को मिलेगा। बहुत मजा आएगा। अभी दोस्तों हमारी पीपीटी तैयार नहीं है, क्योंकि हम टेक्निकली इतने स्मार्ट नहीं, हमारी पूरी टीम टेक्निकली लुल है थोड़ी सी लेकिन फिर भी हम आपको बहुत अच्छे से लिखा के याद करा देंगे, आप चिंता मत करो। और पीडीएफ इसकी हम टेलीग्राम लिंक पे भेज देंगे। तो दोस्तों जो करंट अफेयर्स हमारी कुछ हो चुकी थी, हम उसके अब आगे बढ़ते हैं। जो अब आज की जो पहली न्यूज है दोस्तों, वो आपको पुरानी वीडियो से लिंक करते हुए आप देख लेना, एक वीडियो डला हुआ करंट अफेयर्स का। आज उससे आगे की न्यूज है। ठीक है दोस्तों, अभी हम थोड़ा सा धीरे धीरे सीख रहे हैं बोर्ड वोर्ड चलाना। जो आज की न्यूज है दोस्तों, वो पहली न्यूज है यूनिफाइड यूनिफाइड थोड़ा राइटिंग अभी ऊपर नीचे सही हो जाएगा, अभी बोर्ड पे इतना अभ्यास नहीं है दोस्तों। यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, ये करंट अफेयर्स चल रहा है। इकोनॉमिक्स आपकी 21 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। फिलहाल आप करंट अफेयर्स के मजे लें। हम सोच रहे हैं दोस्तों करंट अफेयर्स आपको एकदम निपटा देंगे, और निपटाएंगे नहीं, टकाटक याद करा देंगे हंसते मुस्कुराते। तो आज हम सबसे पहली न्यूज पढ़ेंगे दोस्तों, वो है यूनिफाइड इंटरफेस, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। अब ये क्या होता है आप सुनिए और समझिए और याद करिए। यूनिफाइड लैंडिंग जो इंटरफेस है, इसमें जो लैंडिंग वर्ड है, आपने इंग्लिश में सुना होगा, जब लैंडिंग होता है, बोरोइंग होता है ना, उधार लेना, उधार देना। यानी कुल मिला के ये दोस्तों उधार लेने से संबंधित होता है। उधार लेने और देने की प्रक्रिया को पूर्ण करने की जो प्रोसेसिंग होती है उससे संबंधित है। इसको आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना, आपको बस ध्यान इतना देना है कि यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस एक जो भी एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, उधार लेने से संबंधित है। तो ये जो पूरी मैनेज करती है, अभी हाल ही में शुरू की गई है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं है। यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस एक उधार से संबंधित प्रक्रिया है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू की गई है। किसके द्वारा शुरू की गई है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अभी दोस्तों आप जानते हैं मुझे कि मैं लगातार दाएं दाएं सवाल भी पूछता हूं आपसे, और आप कमेंट में उसका आंसर देते हैं। तो मैं ऐसे पूरे वीडियो में आपसे 3-4 सवाल पूछूंगा, जिसके आपको कमेंट में आंसर लिखने हैं। तो पहला जो सवाल है वो आपका ये है कि आरबीआई की स्थापना किस कमिटी की रिकमेंडेशन पर की गई थी? चलिए, अब ऐसा नहीं है करंट अफेयर्स भी चलेगा, करंट अफेयर्स के साथ में आपके बाकी सब्जेक्ट का भी नॉलेज चेक करता रहूंगा बीच बीच में, ठीक है तो पहला जो सवाल आपको कमेंट में आंसर देना है वो ये देना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे की गई थी। जो सही जवाब देगा उसको मैं लाइक करवाऊंगा अच्छे से, चिंता मत करो। तो यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस आपने समझा क्या था? एक उधार से संबंधित प्रक्रिया। दोस्तों उधारों को ऋण भी तो कह देते हैं हम। और ऋण आ जाए तो एकदम से भौचक के मत रह जाना कि ऋण क्या था, ऋण क्या था। ऋण मतलब उधार, उधार मतलब ऋण मदर इन लो मतलब सासू माँ, सासू माँ मतलब मदर इन लो उधार प्रक्रिया और ऋण प्रक्रिया एक ही बात है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किया गया एक इंटरफेस है। और आपको कमेंट में बताना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर की गई थी दोस्तों। अब जो दूसरा जो वो है न्यूज है, उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जो दूसरी न्यूज है दोस्तों वो है ओईसीडी कर समझौते से रिलेटेड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, ओईसीडी कर समझौता। क्या न्यूज है, देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। देखो दोस्तों, एक कर समझौता हुआ था, कई देशों ने मिलकर किया था, जिसमें ओईसीडी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट का मेन रोल था, मुख्य भूमिका थी। तो दोस्तों कर समझौता क्या होता है आप सुनिए, एक मैं छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लो आपको फ्यूचर में कोई बिजनेस खोलना पड़े, नौकरी आपकी लगे, आपका इतना पैसा हो कि भाई धुआंधार, आपकी खूब अच्छी सैलरी हो, आप अपनी सेविंग करें, सेविंग से इन्वेस्ट करना चाहें। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी बिजनेस में और आपने दोस्तों कोई कंपनी खोली, मान लो आपकी आज कंपनी खुलवा दी मैंने, तो आप
किसी देश में इन्वेस्ट करेंगे, किसी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे। हालांकि हम लोग तो भारत के वीर जवान हैं, हम तो इन्वेस्ट भारत में ही करेंगे, लेकिन मान लीजिए आपकी जो वो हो या आपके जो वो हो, वो कह नहीं इंडिया में नहीं, कहीं दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करने का मन है, और वहां उस कंट्री में अगर आप इन्वेस्ट करने जाएं तो टैक्स जो है मान लो वहां पे 4% ही लगता है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक एग्जाम्पल है ये। मान लो 4% ही टैक्स लग रहा है उस कंट्री में। ये देश हो गया ए नाम का कोई, और फिर एक अपना देश हो गया इंडिया, देश अपना आई। मान लो यहाँ पे जो टैक्स लगता हो वो 4% की जगह 24% लगता हो। मान के चल रहे हैं, ऐसा लगता नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। तो 4% और 24% टैक्स लग रहा है। तो ज्यादातर जो समझदार लोग होंगे, जो देखो देश प्रेमी हमारे जैसे, वो तो चाहे 24 के 44 लगा दो तब भी यही इन्वेस्ट करेंगे। कुछ लोग होते हैं कि भाई क्यों हम 24% टैक्स लगाएं, क्यों दे, तो वो 4% वाले जो देश है उसी में तो इन्वेस्ट करेंगे, जाहिर सी बात है। तब ये टेंशन बढ़ गया कि कुछ देश जो तो साहब कम परसेंटेज लेते हैं, कुछ देश ज्यादा परसेंटेज लेते हैं। इससे क्या हो रहा था कि कई जो इन्वेस्टर्स हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं वो ऐसे देशों में जाते हैं, ऐसे देशों को पूछते भी नहीं है, जाहिर सी बात है क्यों पूछेंगे। तो इस वजह से इतनी सब प्रॉब्लम्स को फेस न करना पड़े, इस वजह से दोस्तों एक कर समझौता बनाया गया, जो मैंने आपको बताया ना OECD कर समझौता। और ये समझौता ऐसा आया कि चाहे देश कोई सा भी हो, एक मिनिमम टैक्स रेट होनी चाहिए, एक मिनिमम टैक्स रेट होनी चाहिए, यानी कि न्यूनतम कर दर कहते हैं जिसको, न्यूनतम कर दर। इसका मतलब ये है कि अगर देश चाहे कोई सा भी हो, अगर मान के चलते हैं कि न्यूनतम कर दर अगर 15% तय की गई है पूरे विश्व में, तो कोई भी देश 15% से कम का टैक्स नहीं लगा सकता। ये दोस्तों कर समझौता था OECD के द्वारा कि एक मिनिमम रेट रख दी गई। OECD का ये समझौता है, OECD अभी पढ़ेंगे हम OECD के बारे में। तो एक मिनिमम रेट डिसाइड कर दी गई कि साहब इतने परसेंट से टैक्स कोई भी देश कम नहीं लेगा। तो इस पूरे समझौते से बहुत फायदा होने वाला था, लेकिन हमारे जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं ट्रंप चाचा, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप चाचा, वो इलेक्शन जीत गए और उन्होंने कहा कि हम ही जो है इस वक्त सबसे ऊपर है, अहम रब्बा, इनको अपने आप को मानते हैं। इन्होंने कहा कि जो OECD का टैक्स वाला जो समझौता है उसको हमने धाए धाए करके गोली मार दी और हम इस टैक्स समझौते से बाहर आ गए। ठीक है दोस्तों, समझे अब पूरी कहानी। कुल मिलाकर पूरी कहानी का मतलब ये था कि जो OECD का कर समझौता है, उस कर समझौते से कौन सा देश बाहर निकल गया, तो अमेरिका दोस्तों बाहर निकल गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। अमेरिका ने OECD से कह दी तुम्हारी ऐसी तैसी, हम ही बाप हैं आजकल सबके, ये इनका ऐसा मानना है। हम तो कहते हैं कि हमसे बड़ा कोई, हमारे देश से बड़ा कोई नहीं है। अमेरिका दोस्तों बाहर आ गया OECD के कर समझौते से। OECD का कर समझौता क्या है, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब दोस्तों OECD के बारे में आप देख लो। OECD की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट। इसकी दोस्तों जो स्थापना हुई है वो हुई 1961 में। कब हुई है, 1961 में, 1961 में। और इसका जो दोस्तों हेडक्वार्टर है वो कहां पे है, पेरिस, सुंदरियों का शहर पेरिस। ज्योग्राफी में पढ़ते हो, सुरा का और सुंदरियों का प्रदेश कौन है साहब, पेरिस। तो OECD की स्थापना 1961 में हुई, जबकि इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ है, पेरिस में। तो हमने पूरा क्या समझ लिया, आपने बहुत अच्छे से समझा कि OECD कर समझौते से कौन बाहर हो गया, अमेरिका। क्यों, क्योंकि ट्रंप चाचा आ गए, वो कह रहे हम चाचा नहीं हम तो बाप है, हम तो किसी OECD को नहीं मानते। और OECD 1961 में स्थापित हुआ, जबकि हेडक्वार्टर इसका पेरिस में। अब आपको दोस्तों दूसरा सवाल भी बताना है कमेंट में। आपको बताना है कि ये पेरिस जो है किस नदी के किनारे है। बीच बीच में आपसे इसलिए पूछता रहूंगा मैं, ताकि आपकी GS की तैयारी भी हल्की हल्की होती रहे। करंट अफेयर्स तो चल ही रहा है।
तो ये नदी आपको बतानी है कि पेरिस किस नदी के किनारे है दोस्तों, ठीक है। तो आपने अभी तक 2-3 न्यूज़ समझ ली। पहली समझ ली यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस था वो, और अगली सुन ली आपने ओईसीडी कर समझौते की। ठीक है दोस्तों, अब अगली न्यूज़ देखते हैं क्या है। जो अगली न्यूज़ है दोस्तों वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाओ वो भी आपको समझाता हूँ। अगली न्यूज़ है दोस्तों राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक। राजकोषीय फिस्कल होता है ना, फिस्कल, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक कौन सी है दोस्तों? राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक। इंडेक्स होते हैं ना, इंडेक्स जारी किए जाते हैं, यानी कि फिस्कल हेल्थ इंडेक्स। अब साहब हेल्थ तो व्यक्ति की होती है, मनुष्य की होती है, ये राजकोषीय की हेल्थ भी नाप रहे हैं। आप क्लियर समझ गए होंगे कि जो हमारी भारत की राजकोषीय नीति चल रही है, इकोनॉमिक पॉलिसीज जो चल रही है वो सही सलामत चल रही है, उनका स्वास्थ्य सही चल रहा है या तो बीमार पड़ गई वो ये सब चीज है। तो आप साहब ये जब पढ़ना है आपको, तो आपको दोस्तों पहली न्यूज तो ये पढ़नी है कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में जारी कौन करता है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए कौन जारी करता है। तो आप ढाई से वित्त मंत्रालय लगाए होंगे, क्योंकि राजकोषीय नीति तो वित्त मंत्रालय जारी करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री जारी करती है। यहाँ पर आपका गलत हो जाता है। राजकोषीय नीति पूछी जाए तो वित्त मंत्रालय है, जबकि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक पूछा जाए दोस्तों तो नीति आयोग जारी करता है। कौन जारी करता है? नीति आयोग। कौन जारी करता है? नीति आयोग। योजना आयोग के जो बड़े भैया आ गए थे, नीति आयोग, बड़े भैया कह लो, छोटे भैया कह लो, तो वही कौन है दोस्तों? राजकोषीय नीति आयोग, स्वास्थ्य सूचकांक वाले नीति आयोग। कौन जारी करता है? नीति आयोग। यहां तक क्लियर है? अब दोस्तों जब कोई स्वास्थ्य सूचकांक जारी होगा और नीति आयोग जारी करेगा, तो जाहिर सी बात है कि किसी को रैंकिंग भी दी जाएगी। ऐसा तो है नहीं साहब इंडेक्स जारी हो गया किसी को रैंक ना मिले, तो रैंक भी मिलती है। तो साहब रैंक मिल रही है, तो रैंक में आपको दोस्तों याद रखना है कि फर्स्ट किसका आया, ये आपको जरूर याद रखना है कि फर्स्ट स्टेट कौन रहा इंडिया में। और दोस्तों राजकोषीय मतलब पैसा, और पैसे में मालूम है होता सबके पास है, दिखाता कोई नहीं है होता सबके, वो 3 में कहता ना, है सब, होता सबके पास है मगर दिखाता कोई नहीं है, धन ऐसे ही ये छुपा रुस्तम निकले हैं हमारे उड़ीसा वाले। हमेशा रोते रहते हैं कि पैसा दे दो, पैसा दे दो, हम तो गरीब हैं साहब, बहुत गरीब है, बहुत गरीब है। लेकिन पैसे में सबसे ज्यादा हेल्थ किनकी अच्छी है? उड़ीसा की। वही अगर बिना पढ़े अगर ऑप्शन में आ जाता ना, तो लोग महाराष्ट्र या तमिलनाडु लगाते। देखो उड़ीसा जीत गया, किसमें? राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में। नीति आयोग ने जारी किया, फर्स्ट नंबर पे मार दी उड़ीसा ने। क्लियर है दोस्तों? तो आज अभी तक आपने क्या पढ़ा, मैं बीच बीच में आपको याद भी कराता हूं, ठीक है। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा? पहली न्यूज क्या थी? यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस की जो आरबीआई जारी करता है। दूसरी न्यूज क्या थी दोस्तों? वो थी आपकी अमेरिका वाली, कि अमेरिका से आप वैश्विक कर समझौते से बाहर हो गया। फिर अगला न्यूज क्या आ गया? राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक वाला। अब देखते हैं दोस्तों अगली न्यूज के बारे में, ठीक है। जो अगली न्यूज है दोस्तों वो है क्यूएस फ्यूचर स्किल इंडेक्स। ये भी दोस्तों देखो इसी से रिलेटेड है, ये भी कुछ इंडेक्स विंडेक्स सही है, लेकिन ये किसका है? स्किल का है। किसका है दोस्तों? स्किल का। अब मैं आपको एक दोस्तों जिंदगी भर का एक महामृत्युंजय यज्ञ वाला मंत्र दे रहा हूं। आपको कहीं भी ये क्यूएस दिखाई दे जाए, कहीं भी क्यूएस, तो इसका आप समझ लेना कि इसका सीधा सा संबंध शिक्षा जगत से होता है। क्यूएस शिक्षा जगत से दोस्तों इसका संबंध होता है। किसका? क्यूएस का। ठीक है दोस्तों, किसका होता है? क्यूएस का संबंध शिक्षा जगत से। अब ये पूरे इंडेक्स में जारी क्या किया जाता है ये भी देख लेते हैं। अब जैसे कि ये शिक्षा जगत से संबंधित ही है, तो इसका मतलब दोस्तों होता है, देखो फ्यूचर और स्किल, यानी भविष्य में कितनी स्किल होगी। फ्यूचर का मतलब भविष्य, स्किल मतलब काबिलियत, योग्यता। तो वो भी किस क्षेत्र में दोस्तों? शिक्षा में। क्यूएस का मतलब मैंने आपको सिनोनियम बता दिया, उसका मतलब होता है शिक्षा। तो शिक्षा, फ्यूचर में स्किल, इसका टोटल मतलब ये होता है। अच्छा आप लोग अभी शिक्षा ले रहे हैं, उसका फ्यूचर में क्या फायदा है? कि नौकरी लग जाएगी। यही तो, इसीलिए तो शिक्षा ले रहे हैं कि फ्यूचर में हमारी साथ नौकरी लग जाए। तो ये भी फ्यूचर है और ये भी शिक्षा से है।
इसका पूरा जो अर्थ होता है इस पूरे इंडेक्स का, वो होता है दोस्तों नौकरी से रिलेटेड, कि किसी देश में नौकरी को लेके कितनी स्किल डेवलप की जा रही है ताकि फ्यूचर आपका बेहतर हो जाए। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्यूएस फ्यूचर स्किल इंडेक्स का संबंध किससे हो गया? नौकरी से रिलेटेड, कि फ्यूचर में आपकी नौकरी का जो माहौल है वो कितना अच्छा होगा, कितनी अच्छी आपकी शिक्षा है। तो जब कोई इंडेक्स दोस्तों जारी होगा तो फिर से कोई रैंक तो दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, कि दाएं दाएं बिना रैंक के हो जाएगा? तो साहब फिर रैंकिंग आ गई दोस्तों, फिर क्या आ गई? फिर रैंक आ गई। ठीक है, अब देखो दोस्तों, जो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक था वो नीति आयोग जारी कर रहा था। जब नीति आयोग जारी करेगा तो इंडिया लेवल पे ही तो जारी करेगा। नीति आयोग तो कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, वो तो इंडिया की है, तो इंडिया में रैंक देगा। जबकि दोस्तों जो क्यूएस रैंकिंग होती है वो पूरे विश्व जगत में होती है। क्यूएस का मतलब होता है कि शिक्षा जगत में एक संस्था है, क्वाड्रेटिकली स्टैंडर्ड, इसका कुछ ऐसे करके फुल फॉर्म है, हमें तो आज तक बोल ही नहीं पाए, पता नहीं कैसा अजीब सा है, पर इंटरनेशनल लेवल पर ये शिक्षा से जगत से रिलेटेड होती है। इंटरनेशनल जगत से अगर कोई इंडेक्स जारी होता है दोस्तों, तो उसमें देशों को रैंकिंग दी जाएगी। तो साहब इंडिया की कोई रैंकिंग आएगी, और दोस्तों इंडिया की जो रैंकिंग आई है वो आई है 25। देखो क्या शुभ संख्या बना दी मैंने यहाँ पे। कितनी रैंकिंग आई है दोस्तों? 25। तो आपने क्या देखा अभी तक कि क्यूएस फ्यूचर स्किल इंडेक्स था, उसमें शिक्षा को फ्यूचर में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा कि नौकरी का माहौल बनेगा, और उसमें इंडिया की जो रैंक आई है दोस्तों वो आई है 25। क्लियर है? ऐसे हम धीमे धीमे पूछते भी रहेंगे। अभी तक आपने क्या पढ़ लिया? पहली न्यूज क्या पढ़ी थी दोस्तों? याद करो याद करो। आरबीआई वाले कि यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस किसने जारी किया था? आरबीआई ने। दूसरी न्यूज क्या थी? वो कर समझौता जो मैंने बताया था, इससे ट्रंप चाचा आए थे और अमेरिका को बाहर कर दिया। तीसरी न्यूज क्या बताई थी? राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी, नंबर 1 पे कौन था? उड़ीसा। और चौथी हमने क्या अभी आपको कहानी बताई थी। ठीक है, क्लियर है? अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। ठीक है, हम ज्यादा नहीं दोस्तों, आधा घंटा या 40 मिनट का सेशन लिया करेंगे करंट अफेयर्स का, और धुआंधार करंट अफेयर्स याद होगी। हम कोशिश करेंगे कि आपको हफ्ते में 4 क्लासेस करंट अफेयर्स की कम से कम दे दें, और ज्यादा हो जाए तो सुभान अल्लाह। तो अब दोस्तों जो न्यूज है वो अगली न्यूज है, WPI जो होता है। क्या होता है WPI? बताओ, इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि मुझसे ही पढ़ोगे सीधे इकोनॉमिक्स में? तो WPI दोस्तों होता है, वो होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। आपने पढ़ा होगा ना, होलसेल प्राइस इंडेक्स। उसके आधार वर्ष में जो बेस ईयर होता है ना दोस्तों, आधार वर्ष आप पढ़ते होंगे इकोनॉमिक्स में, आधार वर्ष में संशोधन करने की बातें चल रही है। ठीक है, किसमें? होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI में। ठीक है दोस्तों, किसमें? WPI में जो आधार वर्ष होता है उसके उसको चेंज करने के लिए बातें चल रही हैं। तो आपको तो पहले यही जानना होगा दोस्तों कि WPI का आधार वर्ष होता क्या है, ये भी तो आपको देखना पड़ेगा। क्या होता है दोस्तों? बताइए बताइए बताइए। जो WPI का दोस्तों आधार वर्ष होता है वो होता है 2011-12। फिलहाल यही है। कौन सा है? 2011-12। ठीक है, अब जब संशोधन होगा दोस्तों तो कुछ तो चेंज होगा ना। तो 2011-12 से इसको जो है दोस्तों बदल के 2022-23 किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या किया जा रहा है? 2022-23। फिलहाल कितना है? 2011-12। कितना किया जाना है? 2022-23। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब 2011-12 कहाँ 10 साल हो गई, थोड़ा सा अपडेट होते हैं, सोचा होगा सरकार ने थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 10 सालों में तो कितनों के पता नहीं नौकरियां लग गई, कितनों के बच्चे हो गए होंगे, तो ये जो है परिवर्तित होना चाहिए स्वाभाविक रूप से। तो इसको परिवर्तित करने के लिए यानी चेंज करने के लिए, अब ऐसा तो है नहीं कि आज रात 12 बजे से जो है WPI का 2011-12 से 2022-23 कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसके लिए एक कमिटी बनाई जाती है दोस्तों, मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, कमिटी बनाई जाती है, दिखाई दे रहा है आपको? एक कमिटी बनाई जाती है, एक समिति बनाई जाती है, और उस समिति की कोई अध्यक्षता भी करेगा। ऐसा तो है नहीं कमिटी बन गई अपने आप काम कर रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो जो अध्यक्ष है इस कमेटी के, वो आप जानिए, वो इंपॉर्टेंट है। उनका नाम है दोस्तों प्रोफेसर
रमेश चंद्र, प्रोफेसर रमेश चंद्र, क्या नाम है उनका? प्रोफेसर रमेश चंद्र। तो पूरा आपने क्या देखा दोस्तों कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जिसका आधार वर्ष 2011-12 हुआ करता है, उसको 2022-23 में परिवर्तित करने की सरकार की मंशा है और सरकार इसके लिए प्रोफेसर रमेश चंद्र जी की अध्यक्षता में एक समिति स्थापित कर चुकी है और यह समिति अब निर्णय देगी कि WPI का आधार वर्ष ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए भाइयों बहनों। तो अभी तक आपने क्या देख लिया, फिर से याद कराता हूं मैं आपको। बताओ बताओ, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस किसके द्वारा थी? RBI के द्वारा। फिर कर समझौता वाला क्या था? ट्रंप चाचा आए, अमेरिका को बाहर कर ले गए। और OECD वाला कर समझौता था वो, है ना। फिर तीसरा आपने क्या पढ़ा? राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, जो कौन जारी करता है? नीति आयोग। और रैंक किसकी आई थी फर्स्ट? याद करो याद करो, उड़ीसा की, जो सबसे गरीब लगता है, पैसा होता सबके पास है, दिखाता कोई नहीं। फिर आपने अगला जो है वो कौन सा पढ़ा था? आप यहाँ देख सकते हैं, मैं तो लिखता भी जाता हूँ। अगला ये पढ़ा था आपने QS फ्यूचर स्किल इंडेक्स वाला, जिसमें इंडिया की रैंकिंग कौन सी थी? 25 थी। फिर देखिए WPI का आधार वर्ष मैंने आपका चेंज भी कराने के लिए कमेटी भी बनवा दी। आपको दोस्तों बीच बीच में मजा भी आ रहा होगा टकाटक। इसीलिए मैं कहता हूं कि अब जो है आप रटना एकदम तैयार कर लेंगे। अब दोस्तों हमारी अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज है दोस्तों, वो है आपका जो 76वां इस बार गणतंत्र दिवस मना था। गणतंत्र दिवस याद है कि भूल गए? 26 जनवरी, अरे याद है कि भूल गए? 26 जनवरी बनती है, बूंदी बूंदी लड्डू खाने जाते हो। यार हम तो जब छोटे थे खूब ऐसे बूंदी के लड्डू, एक हाथ में 4-4 बूंदी के लड्डू भरते थे, तो लड्डू खाने तो जाते ही थे। ऊपर से हमारा तो भाई सरस्वती विद्या मंदिर था, तो मतलब लड़कियां नहीं पढ़ती थी, दूसरे के स्कूल में देखाते थे, छोटे छोटे थे तब, खूब डांस होता था। अब कन्याएं डांस करती थी तो हम बालक देख भी लेते थे, जब कर रही है तो देखने में क्या बुराई है। बाकी हमारा डांस वांस में ज्यादा रुचि नहीं थी, बस हमें बूंदी का लड्डू मिल जाए काम खत्म। तो वही वाली 26 जनवरी है जिसमें हम बूंदी के लड्डू खाते थे दोस्तों। इस बार जो रिपब्लिक डे बना वो बना 76वां। ठीक है, कौन सा बना? 76वां। तो आपको दोस्तों याद होगा। अब आपका तीसरा क्वेश्चन आ गया, कमेंट बॉक्स में जो आपको बताना है वो बतानी है इसकी थीम। वो आपको दोस्तों बतानी है इसकी थीम। मैं इसलिए ये आपसे क्वेश्चन पूरी बात पूछ रहा हूं ताकि आपका दिमाग भी चले। ऐसा नहीं है कि एकदम बुद्धि एकदम समर्पित कर दी हो कि जो व्हाइट बोर्ड पे ब्लैक बोर्ड पे आएगा बस उतना याद करना है। बीच बीच में मैं टास्क भी दूंगा आपको, और लास्ट में तो अपना कौन बने करोड़पति चलता ही है। तो दोस्तों थीम जो है वो आपको बतानी है। हालांकि मैं एक क्लास में बता चुका हूं, फिर भी आपको थीम बतानी है। अभी आप क्या समझ लो, वो समझ लो दोस्तों कि जो चीफ गेस्ट थे, CG मतलब मुख्य अतिथि, लिख दो हिंदी में, मुख्य अतिथि कौन है इसके? ठीक है, बताइए बताइए। हालांकि आप जानते हैं मुझसे ज्यादा होशियार है। इसके जो दोस्तों मुख्य अतिथि रहे वो रहे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन रहे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। किसके? 76वें 76वें जो 26 जनवरी है बूंदी के लड्डू वाली, उसके यहाँ पर बूंदी के लड्डू खाने कौन आए? इस बार इंटरनेशनल, हर बार इंटरनेशनल आदमी आता है बूंदी के लड्डू खाने, तो इस बार आए हैं प्रबोवो सुबियांतो। ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, हमारे देश में आते हैं, बूंदी खा के चले जाते हैं, डांस भी देख लेना चोरी चोरी। प्रबोवो सुबियांतो। ठीक है दोस्तों, अभी हमारा कैमरा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए हम बीच बीच में गायब हो जाते, दिखाई नहीं देते आपको। तो आपको दोस्तों अभी तक क्या याद कर लिया आपने कि 76वां गणतंत्र दिवस जो मना, उसकी जो थीम थी वो आपको बतानी है, लेकिन चीफ गेस्ट हमने बता दिए। इंडोनेशिया के जो है चाचा, चाचा ही है हमारे तो सब। इंडोनेशिया का आदमी है, राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो, वो बूंदी खाने आए थे। कौन से पे? 26 जनवरी पे। क्लियर है दोस्तों? अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज क्या है दोस्तों, वो देखिए आप। मजा आ रहा है? मैं कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि देखो अप्रैल चल रही है, अप्रैल भी चल क्या रही है, आज हम जब शूट कर रहे हैं तो रात के 11:15 के आसपास बज रहे हैं। आपको तो दिन में देखने को बोले कि हम दिन में नौकरी करते हैं, रात में आपके लिए कार्यक्रम करते रहते हैं पूरा।
हमारा परिवार लठ लेके खड़ा है बाहर कि आज नाइट में डिनर करना था, हम यहाँ आपके सामने शूटिंग कर रहे हैं। परिवार भी मैनेज होगा, नौकरी भी मैनेज होगी और आप लोग भी खुश रहेंगे। थोड़ा स्पीड से मैं इसलिए चलता हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे सच में चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं स्लो चलूं और हमारी करंट अफेयर्स की क्लास इतनी स्लो हो जाए कि हम सिलेबस ना कर पाए। हंसी मजाक भी चलता रहेगा तो पढ़ाई भी होगी। ठीक है दोस्तों, तो अगली न्यूज चलती है। चलो साहब, मस्त अमेरिका घुमाता हूँ। कहाँ चले घूमने? अमेरिका, यूएसए, अमेरिका चलते हैं दोस्तों। कौन सी अमेरिका? जो अमेरिका अभी हाल ही में वैश्विक कर समझौते से बाहर हो गई। ठीक है, अमेरिका में ऐसा क्या हुआ है दोस्तों, वो आप देखो। अमेरिका में बन गए नए राष्ट्रपति। कौन बन गए दोस्तों? अमेरिका में क्या बन गए? नए राष्ट्रपति। और ये तो सबको पता ही है कि कौन बना है, जिनने धुआं मचा रखा है पूरी दुनिया में टैरिफ लगा लगा के। ट्रंप चाचा। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप डक नहीं कभी कभी निकल जाता है। चाचा माफ करना, नहीं तो हम पे ट्रंप वो लगा दो टैरिफ। ट्रंप चाचा हमारे बन गए हैं नए राष्ट्रपति। ठीक है, कौन से में क्रम के बने हैं दोस्तों? 47 में। ये इंपॉर्टेंट है, कौन से भी क्रम के बने हैं ये आपको याद रखना है, क्योंकि ट्रंप चाचा तो पूछे ही नहीं जाएंगे। ठीक है, 47 में पूछे जा सकते हैं। 47 में जो बने हैं प्रेसिडेंट अमेरिका के, वो बने हैं ट्रंप चाचा। क्लियर? एक फैक्ट तो आपका दोस्तों ये हो गया। एक फैक्ट और है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ 17-18 सालों में। ठीक है, ऐसा दोस्तों दूसरी बार हुआ पूरे अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनावों के इतिहास में। ऐसा दूसरी बार हुआ कि कभी कोई राष्ट्रपति सत्ता से बाहर होने के बाद बीच में आराम करता है, फिर से आता है। नहीं समझे? मान लो इससे पहले भी तो ट्रंप चाचा राष्ट्रपति रहे ना, लेकिन बीच में मतलब ट्रंप चाचा रहे, फिर चुनाव हारे, फिर जो बाइडेन राष्ट्रपति बने थे, फिर से आए दोबारा से ट्रंप चाचा। इस तरीके से मतलब एक चुनाव बाद राष्ट्रपति रहे, फिर हारे और फिर दोबारा जीते। ऐसा अमेरिका के इतिहास में दोस्तों दूसरी बार हुआ है। क्लियर है? तो आपने क्या देखा कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने ट्रंप चाचा, वो बने हैं 47वें क्रम के। और ऐसा दूसरी बार हुआ कि कोई सत्ता से बाहर होने के बाद दोबारा से व्हाइट हाउस में वापसी कर गया। ठीक है दोस्तों, अब देखो अगला ही मतलब इसमें जो बचा हुआ है वो भी समझो। अमेरिका में जो राष्ट्रपति बनता है वो 5 साल के लिए नहीं बनता इंडिया की तरह, मैं ठोका 5 साल लो। सिद्धू पाजी कहते ठोको 5 साल, तो ठोक दिया आपने। 5 साल कर दोगे तो OMR में गोला भराओगे, खुश हो जाओगे, सही हो गया, लेकिन गलत हो जाएगा। ठीक है, आप सब जानते होंगे दोस्तों कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति बनता है वो 5 साल में ना बनकर 4 साल के लिए बनता है। क्लियर? ये सही होगा, ये गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। 5 साल में ना बनकर 4 साल में बनता है, यानी ट्रंप चाचा 4 साल पहले रह गए, 4 साल और अभी धुआं मचाएंगे दुनिया में, तो 4 साल ये और रहेंगे। मतलब कार्यकाल इनका जो होता है वो 4 साल का होता है। ठीक है, और दोस्तों एक न्यूज आपको और देखनी है। जैसे शपथ ग्रहण समारोह होता है कि नहीं होता, इंडिया में खूब पीपनी बजती है शपथ ग्रहण में, ऐसे अमेरिका में पीपनी बज रही है। तो जब भी अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव होता है दोस्तों, इंडिया में शपथ ग्रहण की कोई तारीख निश्चित नहीं है, कभी भी पीपनी बज सकती है। लेकिन अमेरिका में पीपनी बजवाने की तारीख निश्चित है, और वो है दोस्तों 20 जनवरी। ये आपको याद रखने वाली बात है। यानी 20 जनवरी एक ऐसी तारीख है जो हर 4 साल बाद, 4 साल में तो हो रही है, हर 4 साल बाद अमेरिका के शपथ राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की पीपनी बजती है कब? 20 जनवरी को। क्लियर है दोस्तों? तो आपने पूरा समझा अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में। आप इतना तो जानते ही होंगे कि इंडिया का राष्ट्रपति धुआंधार कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति मैक्सिमम 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। ये तो सब जानते ही, आप पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा। इस तरीके से दोस्तों आपने ट्रंप चाचा के ऐतिहासिक कार्यकाल को भी समझ लिया। अब हम दोस्तों चलते हैं वो अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में? हाँ दोस्तों, एक चीज और रह गई इसमें, इंडिया की तरफ से शामिल कौन हुआ वो भी देख लो, कहीं ऐसा ना हो कि भारत के बारे में कुछ पूछ लिया जाए। तो इंडिया की तरफ से दोस्तों, इंडिया के जो विदेश मंत्री है ना, फाइनेंस मिनिस्टर, विदेश मंत्री कौन है पता है? बताओ बताओ। विदेश मंत्री, विदेश नहीं घूमने जाना मंत्री जी की परमिशन से, उनका नाम है दोस्तों एस जयशंकर।
सब जानते हो, होशियार बच्चों, सब तुरंत बता दिया। एस जयशंकर, मनी मन बोल रहे होगे, हाँ सब पता है हमें। पूरा ये अमेरिका के राष्ट्रपति का जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स था देखो, वो मैंने समझाने की कोशिश करी। बाकी फैक्ट तो इतने हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति खुद नहीं बता पाएगा, अगर पूछने पर कमीशन आई जाए। मेन मेन चीजें हमने आपको बताने की कोशिश करी। बाकी अगर दोस्तों कुछ रह भी जाएगा तो ये तो अभी पहली क्लास है, इसके बाद जब हम प्रैक्टिस करवाएंगे आपकी धुआंधार, उसमें वो चीजें कवर हो जाएंगी, इसलिए करंट अफेयर्स की टेंशन मत करो, ठीक है। तो ये आपने अमेरिका के राष्ट्रपति को समझ लिया। अब दोस्तों हम फिर चलते हैं, हमने आज क्या क्या पढ़ा, क्योंकि बीच बीच में हमारा रिवीजन भी जरूरी है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस कौन जारी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरी न्यूज हमने क्या पढ़ी थी दोस्तों, बताओ बताओ क्या पढ़ी थी, मेरे खुद याद नहीं आ रही मैंने क्या पढ़ाई थी। आप ही बताओ क्या पढ़ाया था। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक तो तीसरी न्यूज थी। बीच में मैंने क्या पढ़ाया था, हाँ कर समझौता वाला, कर समझौते से कौन बाहर आ गया था, अमेरिका, ओईसीडी वाला समझौता था। तीसरी न्यूज थी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक वाली, जो नीति आयोग जारी करता है, उड़ीसा नंबर 1 पे है। पांचवी न्यूज क्या थी, क्यूएस वर्ल्ड, जो शिक्षा जगत वाली नौकरी वाली रैंकिंग थी, जिसमें इंडिया की रैंकिंग क्या थी, 25, ठीक है। फिर अगली न्यूज क्या थी, डब्ल्यूपीआई वाली, डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स वाली, जिसमें डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष बदला जा रहा था, और कौन सा बन रहा है, 2011-12 से 2022-23, और किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनी है, बताओ बताओ, प्रोफेसर रमेश चंद्र। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगली न्यूज और है आपके सामने लाते हैं, फिर छोटे छोटे सेशन हम लेके आएंगे, ताकि आप भी बोर ना हो और हम भी आपको पढ़ाने में उत्साह के साथ पढ़ा सके, और हमारे घर वाले जो लठिया लेके खड़े हुए हैं उनको भी हम टाइम दे सके कि रात के 12:45 बज रहे हैं, आइसक्रीम खाने जाना है बाहर, तो वो भी उनको भी मैनेज कर सके है, ठीक है। एकदम आंखें मेरी तरफ ही है कि मेरा ये बोर्ड बंद हो, इधर लाठी चालू हो। गाड़ी खड़ी हुई है नीचे, मुझे बस आइसक्रीम खाने जाना है फैमिली के साथ, तो मैं फिर भी आप याद करते जाइए। हम इसीलिए दोस्तों हफ्ते में चार पांच क्लासेस लाएंगे, ताकि आपको कहीं से भी कुछ भी ना छूटे, और बाद में हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो दोस्तों अगली न्यूज समझते हैं क्या है ना, वेरी गुड। जो अगली न्यूज है दोस्तों, वो है हमारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से, विश्व आर्थिक मंच। ये क्या है देख लो दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच। ठीक है दोस्तों, ये आपने खूब सुना होगा, WEF कहते हैं ना इसको, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सुना है। तो इसकी दोस्तों जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उसकी बैठक होती है हर साल, ठीक है। तो बैठक आपको दोस्तों याद रखनी है, विश्व आर्थिक मंच की इस साल की बैठक कहां हुई ये याद रखनी है, और WEF के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, काम खत्म। तो दोस्तों पहले तो आपको ये याद रखनी है कि ये 55वीं बैठक हुई है। देखो दोस्तों, मैं क्रम वही आपको याद करवाता हूं जो मुझे खुद लगता है कि पूछे जा सकते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक बहुत बड़ी संस्थान है इंटरनेशनल लेवल पे, तो आपको ये बैठक याद रखनी पड़ेगी जो कौन से भी है। नहीं याद आ रही, वही उम्र 55 की दिल बचपन का, एक गाना है ऐसे कौन सा, मेरे को याद नहीं आ रहा, बड़ा अच्छा गाना, मेरे पापा अक्सर गाते रहते हैं, मैं एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रहा। 55 बचपन में, 55 में पता नहीं कौन सा था, तो 55 आपको याद रखना है कुल मिला के। तो WEF साहब, इनकी 55वीं बैठक हुई है, और बैठक दोस्तों हुई है दावोस में, जहां मैं जाऊंगा शादी के बाद हनीमून मनाने। याद रख लो दोस्तों, यही मनेगा 55वीं बैठक वाली जगह, स्विट्जरलैंड। है मतलब एकदम स्विट्जरलैंड सुन के एकदम रोम रोम एकदम फनी हो जाता मेरा। दावोस एकदम स्विट्जरलैंड के शहर है दावोस, दावोस में WEF की 55वीं बैठक हुई है। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी हम देखते हैं WEF के बारे में, क्योंकि कोई भी अगर संस्थान न्यूज में रहता है तो उसके बारे में हमें जान लेना चाहिए। दोस्तों आप टेंशन मत लेना, इसकी PPT नहीं बनी तो, क्योंकि हम इसकी PPT आपका टेंशन मत लो, टेलीग्राम लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में, वहां हम इसकी PDF भिजवा देंगे। और अगर आप चाहें तो खुद भी ऐसे नोट्स बना सकते हैं, मैं तो इतना स्लो स्लो लिखता हूँ ताकि आप लिख लें, आपकी जो इच्छा है, आपको PDF चाहिए PDF तो मिलेगी, नोट्स बनाने नोट्स बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेन ये है कि आपको बस याद रहना चाहिए। तो दोस्तों WEF के बारे में देख लेते हैं हम। तो WEF के बारे में देखो दोस्तों कि इसकी स्थापना, सबसे पहले यही देख लो कि इसकी स्थापना किसने करी। WEF समझ रहे हो आप क्या है,
विश्व आर्थिक मंच, WEF, है ना। इसकी स्थापना दोस्तों जो की गई है वो एक बहुत अंग्रेज व्यक्ति है, थोड़ा सा नाम आपको अंग्रेजों वाला याद करना पड़ेगा। कलेश होती है, कलेश, बस वो एक कलेश जैसा क्लॉस है, कलेश क्लास कुछ भी समझ लो आप, क्लॉस ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा कलेश। शौक में करता है ये कलेश, कलेश। मैं तो भाई ऐसे याद कर पाता हूँ, मुझ पे नहीं नाम होते हैं याद। शौक नाम है इसका, शो करता रहता है कलेश को कि देखो माया कितनी कलेश है, शो करता रहता है। शो ऑफ कलेश क्लॉस नाम है उसका। आपको डायरेक्ट याद हो रहा तो डायरेक्ट कर लो, नहीं तो 4 विकल्प आते हैं, कलेश कलेश जैसा शो वाला दिखे वही टक से मार देना साहब। WEF की स्थापना जो है दोस्तों वो की किसने, कलेश शो करने वाले ने, ठीक है। अब आपको ये भी याद रखना है कि स्थापना अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो किसी उम्र में भी तो करेगा, तो किस वर्ष में करेगा ना। तो ये वर्ष जो है दोस्तों वो इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। वो वर्ष है 1971, क्लियर, 1971। कौन सा, 1971। अभी मैंने आपको बताया था OECD के बारे में, OECD की स्थापना कब हुई थी, बताओ बताओ। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, अमेरिका बाहर हो गया है समझौते से। कौन सी, याद करो, 1961 में थी इसकी स्थापना, ठीक है। और इसकी और जबकि WEF की 10 साल बाद 1971 में, 1961 OECD, 1971 WEF। ऐसे आपको लिंक करके भी याद रखना है। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर क्या था OECD का, बताओ। पेरिस में, सुंदरियों का शहर। यहीं चला जाऊं क्या शादी के बाद घूमने, कि स्विट्जरलैंड जाऊं सीधे, यहाँ सुंदरियां ज्यादा है। और वो जाने का देगी सुंदरियों के शहर में, वो तो ऐसी जगह लेके जाएगी कि जहां बर्फ ही बर्फ देखते हो बेटा, स्विट्जरलैंड में। तो ये जो दोस्तों WEF है, इसकी जो स्थापना हुई है वो कलेशी व्यक्ति ने करी थी 1971 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो दावोस में नहीं है। कई लोग दावोस ठोकाते हैं, लो साहब दावोस हो गया, दावोस में तो बैठकें होती है, जरूरी थोड़ी नहीं कि जब बैठक हो वहीं पे उसका घर हो सकता है बेचारे का घर कहीं और, बैठक के कहीं और करता हो। बड़ा शौकीन मिजाज का भी तो हो सकता है। तो कलेशी आदमी था, शौकीन मिजाज का था, बैठक कहीं और करता था, घर कहीं और बनाता था। तो इसने जो घर बनाया दोस्तों वो बनाया कॉलोनी में। कॉलोनी में मतलब कॉलोनी कहते हैं उसको, ठीक है। कॉलोनी से याद किया था मैंने, आप भी कर सकते हैं। और ये जेनेवा में की कॉलोनी है, जेनेवा पड़ता है ना स्विट्जरलैंड में, जहां पे ज्यादातर हेडक्वार्टर्स हैं। तो उसी जेनेवा की कॉलोनी में कलेशी व्यक्ति ने 1971 में WEF की स्थापना की थी, क्लियर है। जबकि OECD के बारे में आपने जान लिया, क्लियर दोस्तों। आज मजा आया क्लास में, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने 3 प्रश्न पूछे थे, तीनों प्रश्न के कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए, तभी आएगा मजा। RBI की स्थापना किस कमेटी ने करी थी, पेरिस जो है वो किस नदी के किनारे है, और जो 76वां रिपब्लिक डे बना, गणतंत्र दिवस बना, उसकी थीम क्या थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं दोस्तों। इकोनॉमिक्स की क्लास आपकी 21 अप्रैल से शुरू है, शाम 5 बजे ये क्लास आपको मिलेगी इसी चैनल पे, और मस्त एकदम 8-10 क्लासों में आप इकोनॉमिक्स आपका स्वाहा। इकोनॉमिक्स की क्लास दोस्तों एक दिन छोड़ के आएगी, 21 अप्रैल को अगर कोई क्लास आ रही है तो अगला दिन 22 अप्रैल को रेस्ट होगा, क्योंकि हमारी शॉर्ट ट्रिक वाली पहले भी तो है, शॉर्ट ट्रिक भी तो देख रहे हो, मस्त धुएं से मजा आ जाता होगा शॉर्ट ट्रिक देख के एकदम। वो मैंने डाली थी, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हो, वो संभव जैन संभल के बाबू उड़ने के झांसे में ना हो। एक हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट की भी पहल चल रही है, करंट अफेयर्स भी चल रहा है, और इकोनॉमिक्स भी चल रहा है, और दोस्तों नौकरी भी चलानी है। ये परिवार भी हमारा खड़ा हुआ है बेचारा, जैसे ऐसे खड़े हुए जैसे भिखारी खड़े हो जाते हैं ना, वैसे खड़े हुए। वो कैमरा कर नहीं सकता, भी दिखा देता आपको, चलो भैया हाथ जोड़ रहे हैं, आप कटोरा लेके खड़े हुए हैं तो बाबूजी कुछ खिला लो बाहर। ठीक है, जैन लोग हैं, खाते कुछ नहीं बस घूमने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपने आज का इकोनॉमिक्स को करंट अफेयर समझा। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, टेंशन आपको लेनी नहीं है। संभव भैया जितना होगा उतना करेंगे, मुस्कुराते रहिए दोस्तों, और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। इस वीडियो में इतना ही, लगातार वीडियो आती रहेंगी, बोर्ड हमारे पास आ गया है। थैंक यू सो मच दोस्तों, थोड़ी आगे सही कर ली उसकी, शुक्रिया।